यूट्यूब चैनल जिसका नाम है लर्निंग इजी। आज हम बात करने वाले हैं सेल साइकिल एंड इट्स रेगुलेशन। लास्ट जो हमारी जो क्लास थी, हमने जो लेक्चर लिया था उसमें हमने पढ़ा था कि जो सेल साइकिल होता है वो क्या होता है, सेल साइकिल के अंदर कितनी फेज होती है और हर फेज के अंदर क्या क्या होता है, जैसे G1 एस फेज, G2 फेज, एम फेज। इसके बारे में हमने रीड आउट किया था। अभी हम देखें कि जो सेल साइकिल जो चलाता है, G1 को G1 में रखता है, एस फेज को G1 टू एस फेज ट्रांजिशन करवाता है, और फिर एस से G2 में कैसे जाती है, जी एस जो एस फेज है वो एस फेज में कौन से ऐसे प्रोटीन है जो एस फेज को ही बनाए रखता है। तो आज हम उन प्रोटीन के बारे में रीड आउट करेंगे। हुआ क्या था कि एक साइंटिस्ट लोग ऊ साइड पे फ्रॉग की जो ऊ साइड है उस पे स्टडी कर रहे थे, ठीक है। तो उन्होंने देखा कि फ्रॉग का जो ऊ साइड है वो जीटू फिश में आकर अरेस्ट हो जाता है। जब इसके अंदर हार्मोनल स्टिमुलेशन होता है तो ये जो जीटू फेज है वो एम फेज के अंदर इसका ट्रांजिशन हो जाता है। तो ये जीटू फेज एम फेज में कैसे गई है, तो जब साइंटिस्ट लोगों ने जब स्टडी किया तो देखा था कि कोई एक फैक्टर है, ठीक है, जो क्या करता है G2 फेज को एम फेज में आ करवाता है, जाती है, ट्रांजिशन होता है G2 का एम फेज में। तो फिर देखा गया, फिर साइंटिस्ट लोगों ने इस पे और ज्यादा स्टडी किया तो ये देखा गया कि तो उन्होंने क्या किया है कि ऐसे ही फ्रॉग का ऊ साइड लिया जा तो जो हार्मोनल स्टिमुलेटेड है, ठीक है, मतलब कोई फ्रॉग लिया उसको हम हार्मोनल उसमें स्टिमुलेशन हुआ, तो फिर ये जो ऊ साइड था इसका जो साइटोप्लाज्म है उसको किसी जिस ऐसे फ्रॉग के उस सेट में डाला गया था जिसमें हार्मोनल स्टिमुलेशन अभी तक नहीं हुआ। तो देखा गया कि जब ये साइटोप्लाज्म इस फ्रॉग के उस सेट में डाला गया तो इसमें भी वो जीटो फेज एम फेज में एम फेज में उसका ट्रांजिशन हो गया था। फिर देखा कि ये कैसे पॉसिबल है, मतलब ये क्या है जो जीटो फेज को एम फेज में कन्वर्ट कर रहा है। तो फिर साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया, ये जो फैक्टर था इसको एक नाम दे दिया, MPF, ओके, मैचुरेशन प्रमोटिंग फैक्टर। ओके, तो ये जो फैक्टर था उसको एक वर्ड देगा, मैचुरेशन प्रमोटिंग फैक्टर। अभी ये जो MPF है ये 2 सब यूनिट से मिलकर बना होता है। ओके, तो 2 सब यूनिट होता है साइक्लिन बी एंड CDC2। मतलब इन्होंने जब रिसर्च किया था तो देखा गया कि ये जो MPF है ना ये 2 सब यूनिट से मिलकर बना, साइक्लिन एंड CDC2, ठीक है। इसमें जो साइक्लिन होता है वो क्या करता है कि रेगुलेशन का काम करता है, ओके, और जो CDC2 है वो केटालाइटिक यूनिट होती है। अभी हम बात करते हैं कि ये जो साइक्लिन, अभी हमने इधर वर्ड देखा है कि साइक्लिन और CDC, इसको फर्दर बाद में इसको CDK दिया गया था, ठीक है। अभी हम देखेंगे कि साइक्लिन एंड CDK होता क्या है। तो साइक्लिन आर प्रोटीन that control the progression of a cell through the cell cycle by activating cyclin dependent kinase। मतलब ये जो CDK इसका जो फुल फॉर्म है वो है साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज। मतलब ये है वो इस पे हमेशा डिपेंड रहेगा, इसके बिना साइक्लिन इनएक्टिव रहता है। ओके, ये हमेशा याद रखना है। और जो साइक्लिन है वो हमेशा रेगुलेशन का काम करता है, मतलब इसको कंट्रोल करना, मतलब इसको क्या करना है, किस प्रोटीन को टारगेट करना, वो सब साइक्लिन डिसाइड करता है, ठीक है। तो साइक्लिन क्या होता है, रेगुलेटरी यूनिट, ओके। और जो साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज होता है वो केटालाइटिक यूनिट होती है। साइक्लिन आर नॉट प्रेजेंट एट कांस्टेंट लेवल। मतलब साइक्लिन साइक्लिन है, साइक्लिन को साइक्लिन इसलिए नाम दिया गया क्योंकि ये हर फेज, मतलब जैसे G1
G2M। ठीक है, मतलब ये साइक्लिन जब मतलब जीवन का साइक्लिन है, इसका सिंथेसिस जीवन में हुआ, और फिर जब इसका एंड सिंथेसिस एंड डिग्रेडेशन होता रहता है, साथ साथ में सिंथेसिस होता है, साथ साथ में इसका डिग्रेडेशन होता है। जब इसका साइक्लिन का सिंथेसिस हुआ तो जीवन फेज आई। ठीक है, और जब ये साइक्लिन का डिग्रेडेशन हो जाता है तो ये जीवन फेज कन्वर्ट, फिर जीवन फेज का एस फेज में ट्रांजिशन हो जाता है। इसलिए ये जो प्रोटीन हम एक बात बोल सकते हैं, तो इसका सिंथेसिस एंड डिग्रेडेशन होता रहता है, इसलिए इसको वर्ड दिया गया साइक्लिन। तो आर नॉट प्रेजेंट एट द कॉन्स्टेंट लेवल, अंक बनता रहता है और डिग्रेडेड होता रहता है। दे आर सिंथेसाइज्ड एंड डिग्रेडेड साइक्लिंग ड्यूरिंग द सेल साइकिल। ये हमने देखा कि ये पूरे सेल साइकिल में बनता रहता है और डिग्रेड होता रहता है। आफ्टर कंप्लीटिंग देयर फंक्शन, मतलब अगर साइक्लिन का जब फंक्शन हो जाता है, साइक्लिन आर डिग्रेडेड बाय द यूबिक्यूटिन प्रोटियोसोम सिस्टम। ये हमेशा याद कर रखना है कि जब साइक्लिन का फंक्शन हो जाता है तो इसका डिग्रेडेशन किससे होता है, किसके द्वारा होता है, तो यूबिक्यूटिन प्रोटियोसोम सिस्टम के द्वारा साइक्लिन का डिग्रेडेशन होता है, मेकिंग सीडीके एक्टिव एंड अलाउिंग सेल साइकिल टू प्रोसीड करेक्टली। ठीक है, अभी हम बात करेंगे कि कौन सी फेज के अंदर किस टाइप के साइक्लिन होते हैं, किस टाइप के सीडीके होते हैं। ओके, तो इधर मैं बता देती हूँ, इधर हम नोट डाउन करेंगे साइक्लिन एंड सीडीके। ठीक है, तो फर्स्ट होता है साइक्लिन, डिफरेंट टाइप के होते हैं, डी और डी होता है, फिर ई होता है, फिर ए होता है एंड बी होता है। ये टाइप के साइक्लिन प्रेजेंट होते हैं। अगर हम सीडीके की बात करें तो 4, 6, 2, 2 एंड 1, ये सीडीके होता है, मतलब साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज। ठीक है, तो साइक्लिन अगर हम सीडीके की बात करें, मान लो कि ये सीडीके है। ठीक है, ये अभी इनएक्टिव है। ओके, और जैसे ही ये साइक्लिन आता है, ये जो होता है ना, ये एक्टिव हो जाता है पार्शियली। अभी ये पार्शियली, हम इसको पूरा पार्शियली, हम इसको प्रॉपर एक्टिव नहीं होता है, ये पार्शियली एक्टिव होता है, पार्शियली एक्टिव होता है। और जब इस पे एक डिफरेंट टाइप का काइनेज होता है, वो आके इसको फोस्फोराइलेट करते हैं। ओके, तो ये जाके प्रॉपरली एक्टिव हो जाता है। ठीक है, मतलब अभी इन दोनों का जो साइक्लिन और सीडीके, इसका जो फंक्शन होता है, वो होता है फोस्फोराइलेशन होता है, फोस्फोराइलेशन ऑफ ऑन टारगेट प्रोटीन, मतलब ये टारगेट प्रोटीन पे को फोस्फोराइलेट करता है। ओके, लेकिन इसको पूरा एक्टिव करने के लिए क्या होता है कि दूसरे काइनेज आता है जो इसको एक्टिव करता है। ठीक है, इसको हम क्या कह सकते हैं, केक, सीडीके एक्टिवेशन काइनेज। ठीक है, वो जो सीडीके को एक्टिवेट करता है। ठीक है, अभी हम बात करेंगे, अभी हम इसको देखते हैं डायग्राम के थ्रू, हम समझ सकते हैं ये जो जीवन है इसके अंदर कौन सा साइक्लिन इन्वॉल्व होता है, साइक्लिन डी। और सीडीके, और जो सीडीके होता है वो 4 एंड 6 होता है। ओके, जब ये ट्रांजिशन करता है G1 टू S, तो इधर ट्रांजिशन के अंदर कौन सा साइक्लिन होता है, साइक्लिन ई एंड सीडीके
CDK2 मतलब जीवन फेज के अंदर 2 टाइप के साइक्लिन इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। एक तो होता है साइक्लिन डी जीवन फेज के अंदर, साइक्लिन डी एंड साइक्लिन ई। जो साइक्लिन ई होता है वो पूरे जीवन फेज के अंदर होता है, ठीक है, इन्वॉल्व होता है। लेकिन जो साइक्लिन ई है, ठीक है, वो होता है ओनली ट्रांजिशन करने के अंदर, ठीक है। यहाँ पे एक इसको हम रेस्ट्रिक्शन साइट भी बोल सकते हैं, ठीक है। मतलब एक रेस्ट्रिक्शन साइट होती है, ठीक है। तो ये रेस्ट्रिक्शन साइट से इसको ट्रांजिशन करने के लिए कौन सा साइक्लिन इन्वॉल्व होता है? साइक्लिन ई। मतलब जब सेल प्रॉपरली डिसाइड कर लेती है कि मुझे अभी मुझे डिवाइड करना है, तो क्या होता है कि ये साइक्लिन ई क्या करता है, जीवन को एज फेज में लेके जाता है। तो ये यहाँ पे इसका वो है रेस्ट्रिक्शन साइट है। अगर सेल का जो डीएनए है, अगर उसके अंदर डैमेज है, तो क्या होता है कि ये जो सेल है वो हमेशा जीवन फेज के अंदर ही रहेगी। ये आगे इसका डिवीजन नहीं होगा, आगे इसके अंदर जो फेज है वो नहीं आएगी है, ठीक है। तो साइक्लिन ई क्या करता है, जीवन को एज फेज में ट्रांजिशन करवाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे है वो एज फेज के अंदर कौन सा साइक्लिन इन्वॉल्व होता है? साइक्लिन ए। साइक्लिन ए के साथ कौन आता है? CDK2, ठीक है। अगर हम बात करें कि अगर चलो पहले हम ये देख लेते हैं, ये जो G2M है, ये ट्रांजिशन कौन करवाता है? अभी हमने देखा कि यहाँ पे 2 है, ठीक है। अभी जैसे G2 फेज के अंदर हुआ तो यहाँ पे एक दूसरा CDK आ जाता है, CDK1, ठीक है। ये क्या करता है, ये G2 फेज में रहता है, ओके। और जैसे G2M का ट्रांजिशन होता है, तो हमने अभी पहले पढ़ा था, तो कौन सा इंजन होता है? साइक्लिन बी और CDK1, ओके, ये इन्वॉल्व होते हैं। तो हमने ये ग्राफ से समझ लिया गया कि कौन सी फेज में कौन से साइक्लिन इन्वॉल्व होते हैं। इस पे डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, मतलब पूछ सकते हैं कि अगर हम साइक्लिन डी को, अगर हम siRNA अगेंस्ट साइक्लिन डी बना दें, तो बताओ बताओ कि कौन सी फेज है वो अरेस्ट होगी। तो हम बता सकते हैं कि जीवन फेज होगी, ओके। क्योंकि जो साइक्लिन डी है siRNA अगेंस्ट किसके बनाया गया? डी है। तो जब ये जो RNA है वो यहाँ पे जाके इसके RNA के साथ बाइंड हो जाएगा, फिर इसको डिग्रेड कर देगा। तो जब साइक्लिन डी ही नहीं होगा तो जीवन फेज नहीं आएगी, तो जीवन फेज को ये अफेक्ट करता है, ओके। नेक्स्ट हम बात करते हैं multiple member of the CDK family associate with a specific cyclin to drive progression through different stage of cell cycle। मतलब डिफरेंट टाइप के जो CDK होते हैं वो साइक्लिन के साथ बाइंड होके डिफरेंट टाइप की जो प्रोग्रेशन दिखाते हैं सेल साइकिल के अंदर। अभी हम बात करें G1-S फेज, अभी हमने ऊपर डायग्राम में देखा, अभी हम इसको नोट्स के रूप में देखेंगे। G1-S फेज इज रेगुलेटेड प्रिंसिपली बाय CDK2, ठीक है। CDK2 तो होता है, CDK2 एंड CDK4। स्टार्टिंग में जो CDK होता है वो कौन सा होता है? 4, लेकिन कहीं कहीं CDK4 एंड 6 दोनों होते हैं, ओके। और ये जो CDK2 है ये जीवन फेज के लास्ट में शो होता है, ठीक है, एक्सप्रेस होता है इन एसोसिएशन विथ साइक्लिन डी एंड साइक्लिन ई, ठीक है। मतलब जो G1-S फेज का ट्रांजिशन में अंदर 2 टाइप के CDK होता है, CDK2 एंड CDK4 एंड 6, ठीक है। ये कौन से साइक्लिन G1-S फेज में इन्वॉल्व होते हैं? साइक्लिन डी एंड साइक्लिन ई। साइक्लिन डी स्टार्टिंग में और साइक्लिन ई लास्ट में, ओके। इन G1 फेज CDK4 एंड CDK6 विथ डी टाइप साइक्लिन प्ले क्रूशियल रोल, ठीक है। ये हमने देखा कि G1 फेज में CDK4 और 6 डी टाइप साइक्लिन के साथ मिलके रोल
फॉर्म करते हैं। साइक्लिन ई इज एक्सप्रेस्ड लेटर इन G1 फेज, ओके, एंड CDK2, एंड जब ये कॉम्प्लेक्स बन जाता है रिक्वायर्ड फॉर G1 to S ट्रांजिशन के लिए, एंड साथ में ट्रांजिशन के लिए तो होता ही है, साथ में क्या होता है, इनिशिएशन ऑफ द DNA सिंथेसिस, ठीक है, मतलब एस फेज में क्या होता है, DNA का सिंथेसिस होता है, तो साइक्लिन ई भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स ऑफ CDK2 विद साइक्लिन ए। अब ये बात कर रहे हैं कि ये एस फेज की बात कर रहे हैं, ओके, फंक्शन इन प्रोग्रेशन ऑफ सेल थ्रू एस फेज, ओके, ट्रांजिशन फ्रॉम G2 to M phase is then driven by complex of CDC2 with cyclin B। ये हम पहले भी देख चुके हैं, G2 से M फेज का ट्रांजिशन में कौन से, इसको ये जो फर्स्ट जब एक्सपेरिमेंटली इसको स्टडी किया गया है तो CDC2 विथ साइक्लिन B दिया गया था, लेकिन बाद में इसको चेंज करके CDK1 दिया गया है, ओके।